हेलो फ्रेंड्स, फैस्ट टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का लेक्चर का सीरीज चल रहा है। उसमें हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA रेगुलेशंस 2010 जो कि मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई हैं वो कवर कर रहे हैं। और उसमें मैं पहले भी काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो हम उसके आगे आज देखिए, इंडेक्स में जाते हैं तो हम ये चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं पूरा पिछले लेक्चर्स में। चैप्टर 2 का हम रेगुलेशन 5 तक देख चुके हैं। आज हम रेगुलेशन 6 से रेगुलेशन 6 की बात करते हैं, सेफ्टी मेजर्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट। तो उसमें सब रेगुलेशन 1 है, इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड टू ऑपरेट और अंडरटेक मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्ट और होल ऑफ अ थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड अ हाइड्रो पावर प्लांट together with the associated substation shall hold diploma in engineering from a recognized institute or a degree in engineering from a university। जो भी इंजीनियर्स या सुपरवाइजर्स वहाँ रखे जाते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जो कि काम करते हैं किसी भी थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन में या हाइड्रो पावर प्लांट में, या वो दोनों साथ में हो, किसी भी तरह का पूरी तरह से काम करते हो या थोड़ा करते हो, पार्टली और होली किसी भी तरह का काम करते हो, या उससे जुड़े हुए सब स्टेशंस में काम करते हो, तो उन इंजीनियर्स या सुपरवाइजर्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी से। ये इसका सब रूल 1 है। सब रेगुलेशन 2 पर आते हैं, द टेक्नीशियंस टू असिस्ट इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स शैल possess a certificate in appropriate trade, preferably with a 2-year course from industrial training institute recognized by the central government or the state government। अब इंजीनियर सुपरवाइजर्स के नीचे होते हैं टेक्नीशियंस जो इनको असिस्ट करते हैं। तो अगर टेक्नीशियन भी हो तो वो टेक्नीशियन के पास भी एक 2 इयर्स का कोर्स हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जिसे ITI बोलते हैं शॉर्ट में। ITI का कोर्स करा हो मतलब वो टेक्नीशियन बाकायदा इस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज ITI से वो एक कोर्स करा हुआ हो 2 साल का एटलीस्ट, तब जाके वो असिस्ट टेक्नीशियन का काम कर सकता है, सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स को असिस्ट कर सकता है। फिर बात करते हैं सब रेगुलेशन 3 की। सब रेगुलेशन 3 बात करता है कि इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियंस engaged for operation and maintenance of electric plants should have successfully undergone the type of training as specified in Schedule 1, provided that the existing employees shall have to undergo the training mentioned in Sub-Regulation 3 within 3 years from the date of coming into force of these regulations। इनका ही कहना है कि जितने भी इंजीनियर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन इंगेज्ड हैं इलेक्ट्रिक प्लांट्स में, वो बाकायदा ट्रेनिंग उनकी हुई हो, जो कि शेड्यूल 1 में कहा गया है वैसी ट्रेनिंग उनकी हुई हो, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुई हो, जो कि सब रेगुलेशन 3 में बोला गया है। और ये रेगुलेशन जब से फोर्स में आया है उसके 3 साल के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। फिर हम सब रेगुलेशन 4 की बात करते हैं, The owner of every thermal power generating station and hydro power plant together with their associated substation shall arrange for training of personnel engaged in the operation and maintenance of his generating station along with associated substation in his own institute or any other institute recognized by the central government or the state government, provided that separate training shall be given to the persons engaged in operation and maintenance of thermal power stations and hydro power stations including associated sub। जो भी ओनर हो थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन के या हाइड्रो पावर प्लांट के, या दोनों साथ में हो, या फिर उनसे जुड़े हुए सब स्टेशन हो, उन्हें अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये ओनर की जिम्मेदारी है कि जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लांट के काम से जुड़े हुए लोग हैं जो कि उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस करते हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो अपने खुद के इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करें या फिर कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से उनकी एक ट्रेनिंग अलग से ऑर्गेनाइज करवाएं, राइट। फिर हम आते हैं रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन 7 बात करता है सेफ्टी मेजर्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की। इसमें सब रेगुलेशन 1 है, इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स engaged in operation and maintenance of transmission and distribution systems shall hold a diploma in electrical, mechanical, electronics and instrumentation engineering from a recognized institute or university। इसमें 7 में सब रेगुलेशन 1 है कि जो भी इंजीनियर या सुपरवाइजर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम में लगे हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, राइट। वो डिप्लोमा इंजीनियर होने चाहिए इसमें से किसी के भी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर सब रेगुलेशन 2 पर आते हैं,
The technicians to assist engineers or supervisors shall possess a certificate in appropriate trade, preferably with a 2 years course from an industrial training institute recognized by the central government और state government। और टेक्नीशियंस जो इन इंजीनियर्स को असिस्ट करेंगे या सुपरवाइजर्स को असिस्ट करेंगे, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी चीज़ का, उसी ट्रेड का, 2 इयर्स का कोर्स करा हुआ हो ITI की तरफ से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज। फिर आते हैं सब रेगुलेशन 3। इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियंस इंगेज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन and distribution systems, electric plants should have successfully undergone the type of training as specified in Schedule 2, provided that the existing employees shall have to undergo the training mentioned in sub-regulation 3 within 3 years from the date of coming into force of this regulation। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो सब रेगुलेशन 3 बात करता है कि जो भी इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और टेक्नीशियंस ऑपरेशन या मेंटेनेंस के काम में लगे हों, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के, इलेक्ट्रिक प्लांट्स के, उनको सक्सेसफुली एक ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी जो कि शेड्यूल 2 में कहा गया है। और उसके बाद वो ट्रेनिंग कब तक करवानी रहेगी, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, ये रूल, ये रेगुलेशन जब से फोर्स में आया है उसके 3 साल के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग करवानी रहेगी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। फिर आते हैं इसके सब रेगुलेशन 4 पे। ओनर ऑफ एवरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शैल अरेंज फॉर ट्रेनिंग ऑफ देयर पर्सनल engaged in the operation and maintenance of transmission and distribution systems in his own institute or any other institute recognized by the central government और state government। ओनर की जिम्मेदारी है कि वो ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाए या तो अपने खुद के इंस्टीट्यूट में या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि रिकॉग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। फिर आते हैं रेगुलेशन नंबर 8 पर, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंस्पेक्शन देयर। द जनरेटिंग कंपनी और लाइसेंसी शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द मैप, प्लान्स एंड सेक्शंस रिलेटिंग टू सप्लाई और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and submit the same to the electrical inspector for inspection as and when required by him। इसमें ये कहा गया है कि जनरेटिंग कंपनी या लाइसेंसी उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा उनके यहाँ के मैप्स का, प्लान्स का, सेक्शंस का, जो कि बताते हो कि सप्लाई कैसे हो रही इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसमिट कैसे हो रही है, और इसको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को दिखाना होगा जब वो अब हम सब रेगुलेशन 2 देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर शैल सप्लाई अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन रिफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 1 टू द जनरेटिंग कंपनी और लाइसेंसी एज द केस में। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट की, इंस्पेक्शन के रिपोर्ट की कॉपी भी देना रहेगी सब रेगुलेशन 1 में जो कहा गया है, to the generating company or licensee as the case, right? तो अब देखते हैं regulation 9, deposit of map। When a license has been granted, 2 sets of maps showing as regards such licensee, the particulars specified in application for license shall be signed and dated to correspond with the date of notification of the grant of the license by an officer designated by the appropriate commission in this behalf। 1 set of such maps shall be retained by the said officer and the other one shall be furnished to the license। जब भी लाइसेंस दिया जाता है 2 सेट बनाए जाते हैं मैप्स के, जिसमें सब लिखा रहता है कि लाइसेंस किस डेट से किस डेट तक के लिए वैलिड है, कब तक के लिए दिया जा रहा है और कौन सा ऑफिसर उसको दे रहा है, अप्रोप्रिएट कमीशन। और एक सेट जो मैप है और एक सेट जो रहता है इस मैप का वो ऑफिसर के पास रहता है और दूसरा जो है वो लाइसेंसी को दिया जाता है। फिर बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 10 की, डिपॉजिट ऑफ प्रिंटेड। एवरी पर्सन हु इज ग्रांटेड अ लाइसेंस शैल विद इन 30 days of the grant thereof have copies of the license and maps showing the area of supply as specified in the license to exhibit 1, same for public inspection at all reasonable times at his head office, his local offices if any, and at the offices at every local authority within the area of supply। हर वो पर्सन जिसे लाइसेंस के लिए ग्रांट मिला है उसे 30 days के अंदर अंदर अपने लाइसेंस और मैप्स की कॉपीज पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए देनी होगी। कहाँ पर, अपने हेड ऑफिस में, लोकल ऑफिस में या और भी जो लोकल अथॉरिटी के ऑफिस है उस एरिया में सप्लाई के, वहाँ पर ये सब उसे सबमिट करनी रहेगी। उसे 30 days के अंदर ये सब शो करनी। फिर है सब रेगुलेशन 2, एवरी सच लाइसेंसी शैल विद इन द aforesaid period of 30 days सप्लाई फ्री ऑफ चार्ज 1 copy of license along with the relevant maps to every local authority within the area of supply and shall also make necessary arrangement for the sale of printed copies of the license and maps to all persons applying for the same at a price to be notified by the appropriate government from time to time। हर वो लाइसेंसी जिसको ये 30 दिन का वक्त दिया गया है उसे फ्री ऑफ चार्ज एक कॉपी अपने लाइसेंस की रिलेवेंट मैप्स के साथ अब जो भी उस एरिया की लोकल अथॉरिटी उन्हें जमा करनी रहेगी, दिखानी रहेगी। एंड शेल ऑल्सो मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, और उसे अरेंजमेंट भी बनाने पड़ेंगे उस लाइसेंसी को कि वो लाइसेंस के प्रिंटेड कॉपीज़ को सेल
कर सके जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो भी इसकी टाइम टू टाइम प्राइस इसकी फिक्स करी है, वो प्राइस पे करके उसे नेसेसरी अरेंजमेंट ये करने होंगे कि फॉर द सेल ऑफ प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द लाइसेंस एंड मैप्स। जो भी उस वक्त अप्लाई कर रहे होंगे इसके लिए, उसे प्रिंटेड कॉपीज और लाइसेंस और मैप्स को अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी सेल की इसी के ऊपर है, लाइसेंसिंग। राइट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। होप आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल FAST2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को देखते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।